हेलो गाइस, ये वीडियो एनवायरनमेंट सीरीज से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बोला था टोटल 8 वीडियोस बच रही है, तो ये उन 8 में से पहली वीडियो होगी। और ये मैरीन और एक्वाटिक इकोसिस्टम पे है। ये एक्चुअली में उतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अ, काफी छोटा है ये बोलूंगा, लेकिन हाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी एक सवाल पूछ सकती है तो ये चैप्टर मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए कंप्लीट कर दे रहा हूँ। मुश्किल से ये 5 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा फैक्चुअल है और एक यूट्रोफिकेशन का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो नाम है, जैसे न्यूस्टन है, तो ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होता है दैट लिव्स एट द एयर वाटर इंटरफेस। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, ज्यादा सान पट्टी नहीं करनी है कि आपको बस आप इसका एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं नेट पे। केवल आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंथोस है, तो बेंथिक जोन होता है जो सबसे नीचे होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे रहते हैं दे विल बी कॉल्ड बेंथोस। दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। और ये जो प्लांक्टन है, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे आर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स होंगे उसको कहेंगे फाइटोप्लांक्टन, और जो एनिमल्स होंगे उसको कहेंगे जू प्लांक्टन। और नेक्टॉन दे आर द स्विमर्स। पेरीफाइटन दे आर अटैच्ड एंड न्यूस्टन दे आर अनअटैच्ड। तो ये अटैच रहेंगे तो किससे अटैच होंगे? या तो स्टेम्स और लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। और न्यूस्टन अनअटैच्ड रहते हैं, लेकिन ये एयर वाटर इंटरफेस पे रहते हैं। तो बस आपको ये पांचों पता होना चाहिए। बेंथोस, दे लिव एट द बॉटम। नेक्टॉन्स, दे आर द स्विमर्स। प्लैंकटन, दे आर माइक्रोस्कोपिक। पेरीफाइटन, दे आर अटैच्ड। न्यूस्टन, दे आर अनअटैच्ड एंड दे लिव एट द इंटरफेस। तो बस ये 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको पता होना चाहिए। मे बी कुछ मैच द कॉलम या कहीं पे भी कुछ एस्पेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इकोलॉजी में एक सवाल आ सकता हो। अब देख लेते हैं यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम के कंसेप्ट को कि ये क्या होता है। अब इनफैक्ट अब स्टेप वाइज देखते जाते हैं। अगर यूट्रोफिकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर आप फ्लो चार्ट से उसको एक्सप्लेन करेंगे मेंस में, तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब पूरा प्रोसेस कैसे रन करता है तो मैं एक फास्ट वे में बता देता हूं। अब ये स्टार्टिंग की क्लास नहीं है, इनफैक्ट अगर आप ये रिवीजन क्लास ही समझ सकते हैं जो आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार के लिए। तो मैं काफी फास्ट वे में बता रहा हूं। तो मैक्सिमम केस क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, एनपीके फर्टिलाइजर्स का। तो वो फर्टिलाइजर्स अगर एक्सेस वे में यूज किया जाए तो वो सॉइल में रह जाते हैं, धीरे धीरे वो वाटर बॉडी में एंटर करेंगे। तो वाटर बॉडी में एंटर करेंगे, देयर विल बी मोर इनफ्लो ऑफ नाइट्रेट एंड फोस्फेट न्यूट्रिएंट्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो अब क्या होगा? एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम मतलब एल्गी का ज्यादा ग्रो होना। तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तो अब ज्यादा एल्गी ग्रो कर सकता है, तो एल्गल ब्लूम हो जाता है। और एल्गल ब्लूम जनरली हार्मफुल ही होता है। तो एल्गल ब्लूम का बस कंसेप्ट ही यही है कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ गया तो एल्गल ब्लूम हो गया। अब एल्गी जो ग्रो करता है जनरली सरफेस पे ग्रो करता है। जब वो सरफेस पे ग्रो करने लगेगा तो क्या होगा कि वाटर बॉडी के भीतर अब सनलाइट कम जाने लगेगा, क्योंकि जो सरफेस पे एल्गी जो ग्रो कर रहा है वो ब्लॉक कर देगा सनलाइट को। तो सनलाइट अंदर कम जा रहा है। और क्या होता है? एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 का और ऑक्सीजन का, तो वो भी काफी कम हो जाएगा। तो देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड सनलाइट, जिसके चलते क्या होगा कि अब ऑर्गेनिजम्स जो काफी डीप में रहते हैं या फिर पानी के भीतर रहते हैं, उनको सनलाइट चाहिए होता है या फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इस ब्लॉकेज के चलते क्या होगा कि ये सब ऑर्गेनिजम्स सब मरने लगेंगे। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मरने लगेंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियल एक्टिविटी की जरूरत होती है। तो बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी, जिसके चलते क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन ये लोग बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे, जिसके चलते अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगा उसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज द कंडीशन इन विच ऑक्सीजन इज वेरी लेस। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट कम होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि कंप्लीट डेथ ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम में घुसता है तो कैसे ही देयर इज कंप्लीट डेथ ऑफ बायोडायवर्सिटी इन दैट इकोसिस्टम। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट पैटर्न ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो इसमें एल्गल ब्लूम बस इसका एक पार्ट होता है। तो आपको पूरा कंसेप्ट वाइज फ्लो चार्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझ गया होगा कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कैसे रन करता है। तो एल्गल ब्लूम मैंने आपको बता दिया। रेड टाइड भी एक एल्गल ब्लूम है, जिसमें रेड एल्गी का जब ब्लूम हो जाता है उसको हम रेड टाइड कहते हैं। बस कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए बाय टर्म। एक बार यूपीएससी ने पूछा था। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है तो ये मैं बताता हूं। अब जैसे यूट्रोफिकेशन में देखा था कि काफी ऑर्गेनिज्म मरने लगे थे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जहां ज्यादा हो, दैट डिमांड तभी ज्यादा होगा जहां पे ऑक्सीजन कम होगा। अब जैसे जैसे होता क्या है कि अगर किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो वहां पे बीओडी ज्यादा होता है। होता क्या है कि अगर ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगा,
ऑक्सीजन ज़्यादा खत्म होने लगेगा, अब ऑक्सीजन कम बचेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होने लगेगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड तभी ज़्यादा हो रही है जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ग्रेटर द पॉल्यूशन ग्रेटर विल बी बीओडी। क्यों? क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, तो वहां क्या होगा, फाइनली हाइपोक्सिया कंडीशन आएगा। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन और न्यूट्रिएंट्स की बात मैं कर रहा हूं। तो उस केस में हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन्स देयर विल बी ग्रेटर बीओडी। बीओडी इज एक्चुअली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स पॉल्यूशन इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ज्यादा है। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि अब क्या है कि कोई वेस्ट है, अब ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो अब उसको ऑक्सीडाइज करना होगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा, तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतना ज्यादा बीओडी होगा। अब उस वेस्ट में केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही हम कंसीडर करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। हम जब बीओडी मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो अब मैरीन और एक्वाटिक इकोसिस्टम में बस इतना ही है। और उसके अलावा और 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स। तो कोरल रीफ्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, मैंग्रोव्स भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। अब बचा वेटलैंड्स, जिसमें रामसार साइट, मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड और इंडिया के जितने भी रामसार साइट्स हैं उसको इंक्लूड करना। तो एक सेपरेट वीडियो मैं वेटलैंड्स में बनाऊंगा, तो उसमें मैं डेडिकेटेड वे में वेटलैंड्स को डिस्कस कर लूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।